नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस पहुंच गए, जहां उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता यहां पर मौजूद रहे हैं। पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा है कि एक वरिष्ठ नेता के रूप में मेरे अपमान को कोई नहीं समझ पाया। मैं बीजेपी पार्टी बनाई, बीजेपी में मुझे सम्मान, पद और कद दिया है। मैंने भी पार्टी को बनाकर वो सब लौटाया है। मैं हुबली धारवाड़ से छठी बार 20 से 25 हजार वोटों से जीता हूं। मैं अब वहां 7वीं बार जा रहा हूं। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी के आला कमान ने हुबली धारवाड़ मध्य खंड से विधानसभा चुनाव के लिए पूर्व सीएम जगदीश को उम्मीदवारी छोड़ने के लिए कहा था और बीजेपी के इस फैसले के बाद शेट्टार ने कहा कि उन्हें टिकट से वंचित करने से पार्टी को राज्य के 20 से 25 सीटों से हाथ धोना पड़ सकता है। क्योंकि बता दें कि शेट्टार जो हैं वो लिंगायत समुदाय के दूसरे बड़े नेता कहे जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि उनके जाने से बीजेपी को 20 से 25 सीटों से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि उनका जो उत्तरी कर्नाटक की अगर बात की जाए तो यहां पर अच्छा दबदबा माना जाता है और इधर से करीब 20 से 25 जो निर्वाचन क्षेत्रों पर इसका असर देखने को पड़ सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में। 10 मई को यहां पर विधानसभा चुनाव हैं और शेट्टार के जाने से एक बार फिर से कर्नाटक की सियासत में भूचाल आ गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और शेट्टार के बारे में हम आपको बता दें, एक बार पूर्व सीएम रहे हैं और कब कब उनके पास क्या कमान रही है वो हम आपको बता रहे हैं। 2008 में कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर रहे हैं और इसके साथ ही 6 बार जीत चुके हैं विधानसभा चुनाव शेट्टार और हुबली धारवाड़ सीट से विधायक, और 2008 में कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो है, लिंगायत समुदाय के बड़े नेता कहे जाते हैं और वो एक बार के सीएम भी रह चुके हैं। तो ये अहम जानकारी है और कर्नाटक के सामाजिक इतिहास में लिंगायत समुदाय की बहुत ही अहम भूमिका है। कहा जाता है कि कर्नाटक की आबादी में लगभग 17% लिंगायत हैं और कुल 224 निर्वाचन क्षेत्रों में से 100 में इसका असर देखने को मिलता है। इसमें से ज़्यादातर सीटें उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र की हैं। कर्नाटक विधानसभा में अलग अलग दलों में 54 विधायक जो हैं वो समझिए लिंगायत समुदाय से आते हैं, जिसमें से बीजेपी के जो विधायक हैं वो अकेले 37 हैं। और 1952 की अगर बात की जाए उसके बाद से तो कर्नाटक के करीब 23 मुख्यमंत्री रहे हैं। इनमें से 10 जो मुख्यमंत्री हैं वो लिंगायत समुदाय से आते हैं और ऐसे में सियासत के हिसाब से लिंगायत समुदाय का महत्व जो है वो बड़े पैमाने पर कर्नाटक में देखने को मिलता है। और ऐसे में कांग्रेस में जिस तरीके से जगदीश शामिल हुए हैं, इससे ना कहीं बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है जो 20 से 25 सीटों का बार बार जिक्र किया जा रहा है और इन सीटों का जिक्र आपको बता दें कि खुद येदियुरप्पा ने भी किया था। उन्होंने कहा था कि अगर जगदीश पार्टी छोड़ते हैं तो करीब 20 से 25 निर्वाचन क्षेत्रों पर इसका असर देखने को मिल सकता है और अगर असर देखने को मिला तो हो सकता है बीजेपी को बड़ा झटका लगे। तो ये एक अहम खबर है, बीजेपी को कर्नाटक में बड़ा झटका लगा है क्योंकि जो बड़े नेता कहे जाते हैं बीजेपी पार्टी में यानी कि जगदीश, उन्होंने अब कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि
बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, कांग्रेस पार्टी। इस दौरान तमाम वरिष्ठ नेता भी कांग्रेस के मौजूद रहे हैं। कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी में उथल पुथल शुरू हो चुकी है क्योंकि बड़े नेता अब कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आलम यह है कि पार्टी के नेताओं को रोकना मुश्किल हो रहा है। प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता और मुख्यमंत्री रह चुके जगदीश शेट्टार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। लगातार हम आपको बता भी रहे हैं और शेट्टार पहले ही ऐलान कर चुके थे कि वो किसी भी हाल में चुनाव लड़कर रहेंगे, यानी कि उनको बीजेपी से जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने ये अहम कदम उठाया है। वहीं बीजेपी टिकट बंटवारे के बाद शेट्टार की नाराजगी को दूर नहीं कर पाई है बीजेपी, और अब चुनाव से ठीक पहले एक बड़े नेता का पार्टी छोड़कर जाना बीजेपी के लिए कितना घातक साबित हो सकता है, ये सवाल काफी अहम है। तो आइए जानते हैं कि कैसे जगदीश शेट्टार बीजेपी को बड़ा डेंट लगा सकते हैं। देखिए, ये बात लगातार चल भी रही है। जो सियासी पंडित हैं वो भी कह रहे हैं कि शेट्टार का जाना कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी नुकसान दे सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में। तो बता दें कि कौन है जगदीश शेट्टार, ये हम आपको बता रहे हैं। जगदीश शेट्टार कर्नाटक के एक लिंगायत नेता हैं और उनका दूसरे नंबर पर नाम आता है। बड़े नेता हैं जिन्हें येदियुरप्पा का भी काफ़ी करीबी माना जाता था। शेट्टार का उत्तरी कर्नाटक में काफ़ी दबदबा माना जाता है और यहाँ से 20 से 25 जो मैंने पहले भी बताई सीट हैं उसमें कहीं ना कहीं इनका दबदबा देखने को अधिक मिलता है। और ख़ास बात यह है कि आरएसएस से भी जुड़े हैं और वो आरएसएस में काफ़ी सक्रिय थे और इसके बाद उन्होंने विद्यार्थी परिषद से जुड़कर अपनी छात्र राजनीति को आगे बढ़ाया। शेट्टार ने कर्नाटक यूनिवर्सिटी के जेएसएस कॉलेज से कानून की पढ़ाई की है और उनको बड़े नेताओं के रूप में जाना जाता है और लिंगायत समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ है। अब ये भी हम आपको बता रहे हैं कि आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है। जो जानकारी हमें मिल रही है, कर्नाटक में बीजेपी लगातार प्रयोग कर रही है, बीजेपी को सत्ता खिसकती हुई नजर आ रही है, इसलिए पार्टी अब नए चेहरों को मैदान में उतार कर प्रयोग कर रही है। जैसे ही पहली लिस्ट का ऐलान हुआ, बीजेपी के तमाम नेताओं की नाराजगी सामने आने लगी और इस लिस्ट में जगदीश शेट्टार का भी नाम शामिल नहीं था। ये भी लगभग साफ हो चुका था कि उनका पत्ता इस बार पार्टी ने काट दिया है। इसके बाद शेट्टार ने बयान दिया कि वो किसी भी हाल में चुनाव लड़ेंगे। उनकी पारंपरिक सीट जो हुबली है उससे वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यहाँ से बीजेपी ने उनको चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया और इसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया, इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तपोष पाल जो हैं वो जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और कुछ ही देर में रत्नाकर सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे। तपोष जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, आवाज पहुंच रही है। आपका फ्रेम नहीं दिख रहा मुझे स्काइपी में। जी, अभी दिख जाएगा सर कुछ ही देर में। सर, आवाज प्रॉपर पहुंच रही ना आपको? जी जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन उससे पहले बीजेपी को ये बड़ा झटका लगा है। जगदीश जो हैं बड़े नेता कहे जाते हैं, लिंगायत समुदाय में भी अच्छी पकड़ है और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। किस तरीके से देखते हैं, क्या नाराजगी रही उनकी? उन्होंने बोला कि हमें टिकट नहीं मिला, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपको क्या लगता है? जी देखिए, जगदीश शेट्टार जी हमारे सीनियर नेताओं में से रहे हैं और वो 6 बार के एमएलए रहे हैं और अभी 12 तारीख को येदियुरप्पा जी ने साफ साफ ये बताया था कि उनको 99% टिकट कंफर्म है, बिल्कुल। थोड़ा सा वेट करें।
लेकिन उनकी सांठगांठ अगर हो गई होगी या कांग्रेस के कुछ लोगों ने प्रलोभन में, तो उस्ताद होते ही हैं कांग्रेस के लोग, उन्होंने उनको कोई प्रलोभन दिया होगा, वो उसी में जो है निकल गए उनके प्रलोभन। बाकी जहां तक लिंगायत समाज की बात है और लिंगायत समुदाय की बात कर रहे हैं आप, तो येदियुरप्पा जी उनके सबसे अग्रणीय नेता रहे हैं। लिंगायत समाज का और गोकेलिका समाज का वोट हमें हमेशा से मिलता रहा है, उनके लिए हमें हमेशा से ही आधार हमारा रहा है। और इस बार भी जो आरक्षण बढ़ाए गए हैं उसमें भी गोकेलिका समाज को और इसको लिंगायत समाज को भी ऐड किया गया है 2-2%। अच्छा तपोस जी, जब बीएस येदियुरप्पा ने बोल दिया था कि भाई 90% मोहर भी लगा दी थी, 99% मोहर लगा दी थी कि भाई टिकट मिलेगा, उनको दिया जाएगा, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ? उन्होंने एक चीज और भी इसमें इंक्लूड की थी कि 20 से 25 से, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र पर इसका असर पड़ेगा अगर उनको टिकट नहीं दिया जाता है तो। भाई ऐसा क्या हो गया पार्टी में कि उनको लास्ट टाइम में ऐसा कदम उठाना पड़ा, जबकि सीनियर नेता वो भी येदियुरप्पा जी भी? नहीं, मैं तो जगदीश शेट्टार जी का स्पोक पर्सन नहीं हूँ, और ये उन्होंने कौन से मनोस्थिति में क्या लेके उन्होंने क्या डिसीजन लिया, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। नहीं, कुछ तो पार्टी को तो बताया होगा ना कुछ, कि किस वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा तो आपके पास पहुंचा है ना, उसमें तो कुछ चीजें इंक्लूड की गई होंगी। देखिए, उन्होंने जो लिखा है उसमें ज्यादा कुछ उन्होंने एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा नहीं दिया है। क्या पार्टी की तरफ से मनाने की कोशिश नहीं की गई? भाई पार्टी की तरफ से और क्या बताया जाए, उन्होंने अगर टिकट का हवाला दिया है तो येदियुरप्पा जी जो कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक कमेटी में भी है, यहाँ की भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, उन्होंने जब बता दिया, ऑन एयर बता दिया और सब लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके बताया कि 99% आपका टिकट क्लियर है, कुछ चीजें हैं उसमें उसी के लिए अभी रुकी हुई है। देखिए 12 विधानसभाओं में टिकट अभी रुकी हुई है। आपको क्या लगता है उनका अचानक से फैसला था, जबकि आप भी जानते हैं कि 20 से 25 सीटें उनके हाथ में हैं और बीजेपी से उनका जाना, बीजेपी छोड़ना बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है आने वाले समय में? देखिए, कोई भी नेता अगर किसी भी पार्टी को छोड़ के जाता है तो थोड़ा बहुत तो नुकसान होता है, लेकिन उससे आप कहिए कि पूरा पैराडिम शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, कार्यकर्ताओं में वो 6 टर्म के एमएलए रहे हैं, हमारे साथ रहे हैं और यहाँ की राजनीति में वो एक प्रखर भूमिका निभाते रहे हैं, एक टाइम के वो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी उन्हीं पे आधारित है या उन्हीं के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंसी है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है तपोश जी, ठीक है को मनाने, ठीक है तपोश जी, थोड़ा बता दें हमारे साथ पैनल में कौन कौन जुड़ गए हैं। रत्नाकर सिंह हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए। रत्नाकर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अरुणेश द्विवेदी जी हैं जो कि स्वतंत्र पत्रकार हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप ही के पास पहुंचते हैं, आपका बहुत देर से इंतजार था। अरुणेश जी, किस तरीके से देखते हैं अरुणाचल की सियासत को, माफ करिएगा कर्नाटक की सियासत को, क्योंकि यहां पर जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, अब उन्होंने बदल लिया, एक तरीके से कह सकते हैं। बीजेपी में अभी तक थे और इसके बाद बीजेपी से नाराजगी हुई और अब कांग्रेस के पाले में पहुंच गए हैं, यानी कि कांग्रेस का हाथ थाम लिया है और लिंगायत के बहुत बड़े नेता कहे जाते हैं लिंगायत समुदाय। देखिए, ऐसा है कि कर्नाटक में सियासी नाटक और सियासी उठापटक जारी और बीजेपी के लिए कर्नाटक चुनाव एक लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। और उसकी वजह मैं आपको बताऊं तो वो है कि पिछले 1 महीने के अंदर बीजेपी को 1 या 2 नहीं 8 बड़े झटके लगे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा झटका पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार और पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी के पार्टी छोड़ने से लगा है। इसके अलावा और भी कई लोग हैं, जैसे शेट्टायर समुदाय जो है वो लिंगायत से संबंध रखता है और आप सबको पता है कि लिंगायत समुदाय का जो वोट बैंक है ये सबसे मजबूत है। अब जाहिर सी बात है कि लगभग 18% जो वोट बैंक है वो इसी समुदाय से आता है। अब इसका असर 20 से 25 सीटों पर पड़ना लाजमी है और शायद यही वजह है कि जो इंटरनल पार्टियों ने अपने सर्वे कराए हैं उसमें बीजेपी को 40 से 50 सीटें ही मिल रही हैं।
और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सीटें मिलने का अनुमान इंटरनल सर्वे जो कि पार्टियां अपने लेवल पे कराती हैं, जो मेरे सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है, तो उसमें बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। और यहाँ पर सवाल ये है कि अगर बीजेपी 50 से 60 या 70 सीटों में सिमट जाती है तो सरकार बनाने के लायक वो रहेगी ही नहीं। और इसमें जो आपका सवाल था कि सबसे बड़ा झटका बीजेपी के अपने ही नेता हैं जो उनको छोड़कर गए हैं, और उनकी नाराजगी को समय रहते अमित शाह ने। सर जेडीएस तो किंग मेकर रही है, ऐसे में जेडीएस किसके साथ जा सकती है? सर शेट्टर को चुनाव का टिकट ही नहीं दिया गया, अगर टिकट दिया जाता तो उनको मना लिया जा सकता था। तो मुझे लगता है ये चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है और बीजेपी का इसमें लिटमस टेस्ट होगा। अब ये पास होंगे या फेल होंगे, ये चुनाव के परिणाम 13 मई को आएंगे, तब पता चलेगा। अरुणेश जी, आपको क्या लगता है जेडीएस किसके साथ जा सकती है? वो तो किंग मेकर रह चुकी है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये क्या है कि या बीजेपी या कांग्रेस इन्हीं में से किसी एक का दामन थामेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो वर्तमान समीकरण नजर आ रहे हैं उसमें जो कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा सा भारी लग रहा है। और यहाँ पर मैं एक और पॉइंट आपको याद दिला दूं, एनसीपी, ये जो शरद पवार जी की पार्टी है और एनसीपी के कर्नाटक के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लगभग 40 सीटों पर एनसीपी खुद भी चुनाव लड़ेगी। अब एनसीपी कांग्रेस के साथ जाएगी या बीजेपी के साथ जाएगी, ये लोग आपको पता ही है, कब दोनों प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए ये ज्यादा सीन क्लियर कर पाएंगे। लेकिन जो एनसीपी के कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष हैं हरि रायार, उन्होंने जो बयान दिया है उसमें साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी के 5 से 7 विधायक उनके संपर्क में लगातार बने हुए हैं। अब जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी बात वो कह रहे हैं, तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि एनसीपी भी कोई बड़ा उलटफेर ठीक है। अरुणेश जी ठीक है, वापस आते हैं आपके पास, क्योंकि 4-5 विधायक तो संपर्क में है ही, और इसके अलावा 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। इसलिए पवार साहब की पॉलिटिक्स कर्नाटक में क्या रंग दिखाएगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। ठीक है अरुणेश जी, वापस आते हैं आपके पास। रत्नाकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। रत्नाकर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? रत्नाकर जी, आपकी पार्टी में जगदीश जी तो पहुंच चुके हैं, लेकिन आप लोगों का आरोप रहता है, विपक्ष का खासा आरोप ये रहता है कि बनी बनाई सरकार बीजेपी ले लेती है। तो क्या लगता है आगे चलकर जेडीएस जो है वो क्या बीजेपी के साथ जाएगी? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि बनी बनाई सरकार की बात आप जो कह रहे हैं उसके ऊपर मेरा वक्तव्य यही रहेगा कि आज जो परिस्थिति दिख रही है कर्नाटक की, उसमें साफ तौर से यह दिख रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी 140 प्लस जो है वहां पे जीतने वाली है। और जैसा कि अभी आपने पत्रकार बंधु पे भी बात सुनी, उन्होंने कहा 40 से 50, और इनके विधायक स्वयं जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी कह रहे हैं, एक MP कुमार स्वामी हैं वो भी कह रहे हैं कि 50 से अंदर सीटों में भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी। तो आज परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कर्नाटक की कि भागम भाग वाली परिस्थिति है। और इनके 8 बड़े झटकों के अलावा आप सोच सकते हैं कि प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व LOP, 6 बार के विधायक और पूर्व CM जो है, इतने कद्दावर नेता, जो लिंगायत समाज के इतने बड़े कद्दावर नेता है, वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पूर्व डिप्टी CM कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप परिस्थितियां समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रोष जो है जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिख रहा है। उसका कारण ये है कि इन्होंने जनता की जो चुनी हुई सरकार थी, पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2018 में, उस चुनाव में जो जनता ने चुन के सरकार दिया था और इनके खिलाफ जो मत पड़ा था, वो इन्होंने पैसे के बल पे, अभी आपने सुना ना कैसे ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी प्रलोभन की बात कह रहे थे कि हम प्रलोभन देते हैं। अरे आपने ऑपरेशन रत्नाकर जी ठीक है, और जनता के जनादेश का अपमान किया और हमारी सरकार को गिरा करके और पैसे के बदौलत जो है आपने सरकार खरीद विधायकों को खरीद कर अपनी सरकार बनाई। बीजेपी में तो भागम भाग है इस वक्त। रत्नाकर जी, बीजेपी में भागम भाग है, लेकिन अभी तो चुनाव वोटिंग के काफी दिन बचे हुए हैं। आगे चलकर हो सकता है कि कांग्रेस में भी भागम भाग हो। इसको लेकर कोई तैयारी कर रखी पार्टी ने आपकी? नहीं, इस तरह की कोई भागम भागी, देखिए जो लोग इस तरह से दल बदल करके गए हैं या फिर वो जनता ने उनको माकूल, वो फिर जनता के पास जाएंगे तो जनता उनको माकूल जवाब देगी। आप किसी जनता को एक बार आपको चुना और चुनने के बाद जो है आप दूसरे दल में चले जाएंगे तो जनता अगली बार क्या मुंह दिखाएंगे आप? वहां पे जनता तो आपको सबक सिखाएगी ना।
तो इस बार जो परिस्थिति एकदम बिल्कुल उलट है। इस बार जो है हम पूर्ण बहुमत से सरकार, और पिछली बार हम जो 113 सीट पे थे, इस बार जो हम 140 प्लस रहेंगे। और इस बार इस तरह की परिस्थिति पैदा भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये इतना बड़ा जो है ऑपरेशन लोटस चलाने की क्षमता जो है भारतीय जनता पार्टी में इस बार नहीं रहेगी, क्योंकि जनता इनको सबक सिखाएगी। और उसका कारण भी है कि इन्होंने जो ऑपरेशन लोटस चला करके जो वहां पे सरकार बनाई, वो पूरी तरह से नाकामयाब रही सरकार। 40% कमीशन की यह सरकार बन चुकी थी। ठीक है अरुणेश जी, ठीक है सर, वापस आते हैं आपके पास। रत्नाकर जी वापस आते हैं। अरुणेश जी, आपको क्या लगता है, अभी बीजेपी में भागम भाग है, आगे चल के क्या कांग्रेस में भागम भाग नहीं होगी? क्योंकि 2018 के चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिला था कि कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी में शामिल हुए थे। जी बिल्कुल इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आती है ना, वैसे वैसे उठा पटक या दल बदल होता रहता है। लेकिन आपने जो 2018 का जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि 2018 की परिस्थितियां और 2023 यानी आज की परिस्थितियों में अंतर है, और इस अंतर को हमें बहुत बारीकी से समझना होगा। दरअसल उस समय के जो हालात थे, जैसा कि ये आगे आरोप लगा रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस हुआ, इसलिए मैं पास्ट पे नहीं जाना चाहूंगा, मैं प्रेजेंट पे ही बात करना चाहूंगा। तो प्रेजेंट में जो दो नाम बहुत बड़े हैं, और एक तो देवगौड़ा साहब का है, हमारे देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, दूसरा एच.डी. कुमार स्वामी। तो ये इन लोगों का रुख अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, खुले तौर पर इन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। और इसके अलावा कांग्रेस की एक अंदरूनी कलह भी है, जो पहले भी थी और आज भी है। जी हाँ, मेरा जो इशारा है वो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार जी और पूर्व चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया साहब के बीच में। कौन बनेगा सीएम इन दोनों नेताओं के बीच में? इनका ईगो भी आपस में हट कर रहा है। तो कुल मिला के कांग्रेस की जो अंदरूनी कला है, उससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। और जो आपका सवाल है कि क्या कांग्रेस के कुछ नेता भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, तो ऐसा 2% ही मैं मानता हूं, क्योंकि अभी जो लहर है या अभी जो माहौल बन रहा है वो कांग्रेस की तरफ से बन रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि जो नेता दल बदलते हैं ना, वो उसी पार्टी में जाना पसंद करते हैं जहां पर सरकार बनने की संभावना हो। और जो बीजेपी की अभी स्थिति है, खासतौर पर जो उनके पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम और सहित जो लोग छोड़ के गए हैं, इस वजह से बीजेपी की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई। ठीक है अरुणेश जी, वापस आते हैं। ठीक है तपोज जी, कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है तपोज जी, एक सेकंड, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। तपोज जी पहले सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। ठीक है तपोज जी, आपको क्या लगता है, इस बार बीजेपी बहुमत से आएगी या फिर जोड़ तोड़ के बीजेपी सरकार बनाएगी? जी पूर्ण पिछली बार बहुमत से कुछ ही दूरी पर रहेगी थी, क्योंकि नहीं पूर्ण बहुमत से आएगी। और मैं एक दो तीन चीजें बता दूं। देखिए, कांग्रेस हमेशा से झूठ बोलती रही है। अभी कुछ देर पहले, 2 मिनट पहले इन्होंने फिर से झूठ बोला था। इन्होंने क्या बताया अभी कि हमारी 213 की संख्या थी। 2018 में कांग्रेस को 80 सीटें मिली थी, जेडीएस को 37 मिली थी, और हम 104 में थे। हम सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी राज्यपाल ने हमें नहीं बुलाया था। उससे पहले ही आईएनसी और जेडीएस साथ में चले गए, और उन्होंने 6 महीने का मुख्यमंत्री का फॉर्मूला वहां दिया था। लेकिन इस बार सर, पिछली बार आप 104 की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार आपके बड़े नेता जो हैं जगदीश जी, वो तो पार्टी छोड़ चुके हैं, जिनके हाथ में 20 से 25 सीटें थी। आपने उनको मनाने की कोशिश ही नहीं की। मैंने अभी उसका आंसर दिया कि देखिए, हमारे में जगदीश शेट्टार क्या, कोई भी नेतृत्व हो, कोई भी लीडर हो, उसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। सब कार्यकर्ता होते हैं, सब अपने लेवल पे मेहनत करते हैं। हाँ, ओवर एम्बिशियस, और अगर ये कोई इस तरीके का प्रलोभन देते हैं, जिस तरीके की उद्धव ठाकरे सरकार बनाया था इन्होंने, तो उस लूप में अगर कोई आ जाता है, प्रलोभन में आ जाता है, तो उसका कोई हमारे पास वो नहीं है। मैं जवाब दे दूं कि ये 6 महीने की सरकार बनाए थे, उसके बाद ये करप्शन में डूब गई थी। इनके विधायक खुद परेशान थे, और कांग्रेस के कुछ लोग और जेडीएस के कुछ लोग वो खुद आए हमारे पास। खुद जब उन लोग आए, तब वो, उनकी संख्या तो भारी थी नहीं, तब वो फिर से बाई इलेक्शन में गए। हमने जब सरकार बनाई तो उनको फिर से बाई इलेक्शन में भेजा, और एज पर द रूल वो भाजपा के सिंबल में चुन के आए। उसके बाद हमारी सरकार चल रही है। हमारी कोई अनैतिक सरकार नहीं चल रही है। हमने किसी को प्रलोभन नहीं दिया। प्रलोभन इन्होंने दिया था, जेडीएस ने कांग्रेस को दिया और कांग्रेस ने इनको दिया। इनकी मिली भगत की सरकार थी, इनकी करप्शन वाली सरकार थी। इन्होंने सबको कहा था कि किस तरीके से वहां के मैंडेट को धोखा देके वो किया था।
राज्यपाल ने हमें नहीं बुलाया था सबसे पहले, राज्यपाल ने इनके पास, ये चले गए थे पहले राज्यपाल के पास और फिर धोखा खाए उसने। देखिए इस बार, और अभी जो पत्रकार महोदय हमसे बता रहे थे कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, मैं बता दूं अनिकल से डीके शिव कुमार को काउंटर कर रहे हैं आरएसओ, और वो इस बार बुरी तरीके से हारेंगे डीके शिव कुमार, भले ही जितने स्ट्रांग रही होगी। ठीक है सर। सिद्धारमैया को काउंटर कर रहे हैं आर सुवन्ना, सुवन्ना जी देख लीजिएगा जीत के आएंगे, और इस बार सिद्धारमैया बुरी तरीके से हारेंगे। इनके जो कद्दावर नेता जिनके बल पे ये चलते हैं वो करेंगे इस बार। दूसरी चीज बता दूं, आप देवेगौड़ा की बात कर रहे हैं, ही इज 89 ईयर्स ओल्ड, और आज वो जो है कह रहे हैं कि अब मेरे लड़के के फेवर में हम जो है चुनाव प्रचार के लिए उतर रहे हैं। मांडिया वो रिप्रेजेंट करते हैं वोकेलिका समाज को, वोकेलिका समाज पूरी तरीके से हमारे साथ है, हमारे कद्दावर नेता भी हैं वो वोकेलिका समाज में, और हर एक लेवल पे हमारे सपोर्ट देने के लिए उसमें मौजूद है। कोई अगर ये सोच रहा है कि एक दो लोगों को जो कि कांग्रेस के पुराने हथकंडे रहे हैं वो प्रलोभन देके उनको अपने पास बुला लेगी और फिर सरकार और फिर सोच रही है कि कोई कायाकल्प हो जाएगा, तो ये होने वाला नहीं है। हमारी 150 की पक्का आंकड़ा पार करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है पूरी तरीके से। ठीक है अरुणेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो बीजेपी है वो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चल रही है कर्नाटक में, और जो जेडीएस और कांग्रेस है वो क्षेत्रीय मुद्दों को देख रही है, तो ऐसे में कर्नाटक की जनता किन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देगी? ये देखिए, तो जो आपका सवाल है ना, ये हमेशा कॉमन क्वेश्चन रहता है कि जो कर्नाटक एक राज्य है और वहां पर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो कितना हावी होंगे और जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कितना हावी होंगे। तो जाहिर सी बात है कर्नाटक की जनता के लिए कर्नाटक के मुद्दे पहले महत्वपूर्ण रखते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो कि वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, उन पर ज्यादा फोकस होगा इन चुनावों में। और साथ ही करप्शन का भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि बीजेपी पे जो आरोप लगता है का कोई करप्ट लीडर है या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला लीडर है और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो उसके सारे पाप भूल जाते हैं। तो इस तरह की बातें, क्योंकि बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ अगर आप जांच करेंगे, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके खिलाफ किस तरह से बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। करूंगा आपके बातों से नहीं, आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन कम से कम सवाल का जवाब सुनने का धैर्य तो रखिए महोदय। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, एक ही व्यक्ति बोल रहा हूँ, इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी रख लूँ, इसके बाद आप उसको काउंटर कर सकते हैं। फैसले को आप इस तरीके से नहीं कह सकते हैं। नहीं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक वक्त में एक ही व्यक्ति बोलेंगे तो आपके दर्शक भी ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सवाल है कि कर्नाटक के चुनाव के मुद्दे क्या होंगे, तो इसका सीधा जवाब है कर्नाटक के चुनाव के मुद्दे वर्तमान सरकार द्वारा जो कुछ काम किए गए हैं, अच्छे काम बुरे काम, उनका आकलन तो वहां की कर्नाटक की जनता करेगी। उसके अलावा करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, लिंगायत समुदाय से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये सब उनके बेसिस पर ही वहां की जनता जो है वोट देगी। इसके अलावा आप शरद पवार वाली पार्टी को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करके चल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, बीजेपी भी कांग्रेस भी। लेकिन आपको बता दो, जो बंगलौर के पूर्व मेयर हैं और वो पूर्व मेयर भी लगातार एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हरि जी के संपर्क में। इसके अलावा 7-8 विधायक भी हैं जो कि बीजेपी के बताए जा रहे हैं, ऐसा उनका दावा है और इसके लिए उन्होंने ट्वीट किया है। एक मुद्दा जो कि इसका है वीमेन रिजर्वेशन का, यानी महिला आरक्षण विधेयक का, इसके बारे में ट्विटर पर बाकायदा देवगौड़ा साहब ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और उस लेटर को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है और उसको ये कहा है कि आप इस मुद्दे को आगे बढ़ाइए और महिला आरक्षण विधेयक पास कराइए, हम आपका इसमें साथ देंगे। अब इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि देवगौड़ा साहब महिलाओं का वोट बैंक समझते हैं। कर्नाटक में महिलाओं को रिझाने के लिए कि देखिए हमने आपका मुद्दा उठाया, महिलाओं का वोट पाने के लिए उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर बाकायदा जो पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है महिला आरक्षण विधेयक से संबंधित, वो उन्होंने पोस्ट की है। आप लोग जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी रहेंगे, इसके ऊपर जो बड़े मुद्दे हैं
और अभी पीएम मोदी की कई वहां पर उनका भी एक बड़ा चेहरा रहेगा। पीएम मोदी का अपना एक ग्लैमर है, अपना उनके चेहरे पर एक विश्वास होता है, जिसमें कई बार जो पुराने चुनाव हुए आपने देखा, नॉर्थ ईस्ट के जो चुनाव हुए उसमें भी देखा कि कई बार पीएम के चेहरे पर जो उनके फॉलोअर्स हैं या जो उनको सही मानते हैं वो उनको वोट दे देते हैं, फिर वो क्षेत्रीय मुद्दों को भी उतना वहां की जनता ध्यान नहीं देती है। इसलिए मुझे लगता है कि बड़ा ही मिला जुला चुनाव होगा। अब किसके पक्ष में 10 मई को वहां की जनता वोट डालती है, ये तो 13 मई को जब रिजल्ट आएगा तभी पता चल पाएगा। ठीक है तपोश जी, ठीक है, बीजेपी में अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो बड़े चेहरा हैं, लेकिन लिंगायत का क्या? क्योंकि अगर देखा जाए तो बीएस येदियुरप्पा जो हैं वो पहले नंबर के नेता माने जाते हैं लिंगायत समुदाय के, और जो जगदीश जी हैं वो दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं। लेकिन अब जगदीश जी तो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, ऐसे में क्या बीजेपी का वोट कटेगा? तपोश जी आपके पास पहुंचेंगे, रत्नाकर जी अभी आते हैं बस। क्या रत्नाकर जी आपके पास पहुंचेंगे? 25 मिनट के डिबेट में आप 2 मिनट मेरे से बुलवा रहे हैं, आप कह रहे हैं आ रहा हूं मैं आपके पास सर जस्ट आ रहा हूं। डिबेट में 2 मिनट में बोला, आपने एक बार बोलने का मौका दिया मुझे। सर बस आ रहा हूं जस्ट आपके पास, जस्ट बस एक सवाल, बस इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। तपोश जी बोलिए। जी रत्नाकर जी बोल रहे थे, इसलिए आपका प्रश्न मुझे सुनाई नहीं दिया, एक बार दोहरा देंगे क्विकली। अब मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री एक बड़े चेहरा हैं, लेकिन जिस तरीके से जगदीश जी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जो कि लिंगायत समुदाय के दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं, ऐसे में वोट जो है लिंगायत समुदाय का वो कटेगा नहीं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक है रत्नाकर जी आप तक आवाज पहुंच रही है? रत्नाकर जी से संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अरुणेश जी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी अरुणेश जी, जिस तरीके से देखा जाए जगदीश जी तो अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो लिंगायत समुदाय का वोट है अब 2 भागों में बंटता हुआ दिखेगा क्या आगे चल के? बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि ये जो समुदाय है, मैंने पहले भी बताया कि इनका कर्नाटक की 20 से 25 सीटों पर जबरदस्त असर है। और जैसा कि आपने भी कहा, बिल्कुल सही कहा कि जो सबसे बड़े नेता इस समुदाय के माने जाते हैं लिंगायत समुदाय के, वो येदियुरप्पा साहब हैं। तो वहीं दूसरे नंबर के जो नेता है जगदीश शेट्टार साहब, उनकी भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, उनकी भी बहुत से लोग इस समुदाय के फॉलोअर्स हैं, उनको मानते हैं। और जगदीश साहब की एक अच्छी बात यह है कि वो जमीन से जुड़े नेता हैं और अपने समुदाय के लोगों तक उनकी गहरी पहुंच है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके जाने से कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान जरूर होगा और इस समुदाय के जो वोट हैं वो जरूर बटेंगे। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो येदियुरप्पा साहब की पार्टी यानी बीजेपी को वोट करेंगे। तो जगदीश छोड़ के गए हैं शेट्टार साहब, तो जाहिर सी बात है कि इनके वोट उधर कांग्रेस को भी मिल जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी से रणनीतिक चूक कहीं न कहीं हुई है कर्नाटक चुनाव को लेके। और हालांकि मुझे बड़ा चंभा लग रहा है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी मानी जाती है जो 24 घंटे 365 दिन यानी साल भर चुनावी मोड में रहती है। उसके सारे कार्यकर्ता, पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो हमेशा प्लानिंग, स्ट्रेटजी, रणनीति बनाते रहते हैं कि अब आने वाले चुनाव में हमें क्या रणनीति अपनानी है। और ये अंडरस्टूड था, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं कि अचानक बिना बताए पार्टी को छोड़ दिया। जगदीश शेट्टार ने पहले भी अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, जब बीजेपी की लिस्ट सामने नहीं आई थी, उससे पहले भी उन्होंने बीजेपी के हाईकमान को ये सूचित कर दिया था कि हमारी ये कंसर्न है, हमारे ये इश्यूज है, प्लीज इनको एड्रेस कीजिए। लेकिन तवज्जो नहीं दी गई उनको, या क्या रहा ये तो बीजेपी के बड़े नेता ही बता सकते हैं। अगर उनको मनाने में ये सफल हो जाते, भाई उनकी नाराजगी क्या थी कि हमें हमारे इलाके से हमें टिकट दिया जाए, और वो टिकट देते तो वो जीत कर भी आ सकते थे, क्योंकि उनकी अच्छी पकड़ है। लेकिन जाहिर सी बात है सिर्फ वो ही नहीं गए। और मुझे लगता है जगदीश शेट्टार के प्रभाव में आकर ही पूर्व डिप्टी सीएम जो लक्ष्मण सावदी साहब हैं, उन्होंने भी छोड़ दिया, और उनके साथ और भी कुछ कार्यकर्ताओं ने और भी कुछ स्थानीय नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। तो इस तरीके से बीजेपी को बैक टू बैक 8 झटके लगे हैं, और मुझे लगता है इन झटकों से उभरने में बीजेपी को वक्त लगेगा। अब इसका असर कितना पड़ेगा ये चुनाव के परिणाम बताएंगे, लेकिन बीजेपी से ये चूक नहीं होनी चाहिए। अपने बड़े नेताओं को अपने साथ बनाकर रखना चाहिए, नहीं तो बीजेपी और कांग्रेस में अंतर क्या रह जाएगा।
जैसे कांग्रेस को कोई परवाह नहीं है कि उनके नेता छोड़ के जा रहे हैं, चाहे गुलाम नबी आजाद साहब हो या जितने भी पुराने बड़े नेता रहे हैं। अरे आपके नेता, आपके कार्यकर्ता ही तो आपकी पार्टी की जान है, और आप अपनी जान को ही संभाल के नहीं रख पाएंगे तो कैसे काम चलेगा। जो भी उनके इश्यूज है, कंसर्न है, उनको रिजॉल्व करना चाहिए। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि इसका झटका उनको जरूर लगेगा, और कहीं ना कहीं जो आपका सवाल था कि लिंगायत समुदाय के क्या वोट जिससे बटेंगे, तो जरूर बटेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तपोज जी, अगर परिवारवाद की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भी ये बोला था कि कांग्रेस में परिवारवाद बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर देखने को मिलता है। क्या लगता है सर, आपकी पार्टी में परिवारवाद नहीं है? अगर येदियुरप्पा की बात की जाए तो उनके दोनों बेटों को टिकट दिया गया है। देखिए, अभी लिंगायत समाज को लेके ही वो बता रहे थे, तो मेरा वही कहना है कि नेक्स्ट लेवल के जो लीडर हैं, अब देखिए येदियुरप्पा जी ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से संन्यास लिया है। उन्होंने स्वयं बताया कि मुझे आप अब असेंबली में नहीं देखेंगे। संगठन में भी वो जो है एक बड़े नेतृत्व में काम कर रहे हैं। लिंगायत में और उनके जो दोनों बेटे हैं उनको इस बार चांस दिया गया इतने दिनों के बाद जी। तो आज भी जो है, जो लिंगायत समाज को इंटैक्ट करने वाली बात है और लिंगायत समाज के नेतृत्व देने वाली बात है, तो वो लीडर है। आप जो जगदीश शेट्टार को बार बार बोल रहे पत्रकार महोदय एकदम विख्यात है, कुख्यात है और एकदम सब खराब हो जाएगा, तो देखिए उन्होंने कोई कार्यकर्ता अपने पे तुल जाए कि हाँ हम खराब ही कर लेंगे अपने आप को, तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता ना। ईश्वरप्पा को आप देखिए, उन्होंने पहले ही बता दिया कि 40 साल की पॉलिटिक्स हो गई है, अब मैं संन्यास लूंगा। उन्होंने तो टिकट का कोई हवाला नहीं दिया। और भी कई नेता हैं जिनकी की सीट में नहीं नाम था। अभी भी 12 विधानसभाओं का बचा हुआ है, लेकिन वो पूर्व अनुमान से उनका जो क्षेत्र था जहां से वो चुनाव लड़ते थे, उसके लिए येदियुरप्पा जी ने साफ शब्दों में बताया था कि 99% आपका करेक्ट है, लेकिन वी आर वर्किंग ऑन सम ग्राउंड एंड इट विल टेक लिटिल मोर टाइम। लेकिन उनको करना ही नहीं था, वो पहले ही चले गए। अब वो पहले ही चले गए। देखिए एक कहावत है कि टुडे इज अ डिफिकल्ट, टुमारो इज अ मच मोर डिफिकल्ट एंड डे आफ्टर टुमारो विल बी एक्सेलेंट एंड इजी एंड वेरी नाइस। मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग टुमारो इवनिंग। ठीक, तो आपको ये धैर्य तो बना के चलना पड़ेगा ना। आप इतने कद्दावर नेता हैं, अगर आप 6 बार के एमएलए, 1 बार के सीएम हैं, तो इतना तो भरोसा रखना पड़ेगा पार्टी पे। ठीक है अरुणेश जी, ठीक है सर, ठीक है, उतावले हो जाएंगे और समय की बेहद कमी है। अरुणेश जी फाइनल कमेंट। ठीक है सर, फिर तो आपकी मैच्योरिटी कहाँ दिखेगी? ओके तपोज जी, उसका आरोप अगर आप संगठन में लगा दें कि नहीं वो संभाल नहीं पा रहे तपोज जी, ठीक है, एक लिमिट के बाद कहाँ से संभाल पाएंगे? ठीक है सर, समय की बेहद कमी है। अरुणेश जी फाइनल कमेंट आपसे। अरुणेश जी आवाज पहुंच रही? जी बताएं। फाइनल कमेंट सर आपसे। जी, फाइनल कमेंट मेरा यही है कि कर्नाटक में जो सियासी समीकरण है वो लगातार बदल रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद शायद कांग्रेस के लिए कोई खुशखबरी कर्नाटक के चुनाव के परिणाम लेकर आएंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है। जो भी मैं अभी के जो वर्तमान समीकरण मुझे नजर आ रहे हैं उसके अनुसार, और इसकी वजह सिर्फ एक ही रहेगी कि जो पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार साहब और पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण इन लोगों ने छोड़ के गए। और हालांकि बीजेपी बहुत तेज तर्राक पार्टी है, और ये बीजेपी जो आज की बीजेपी है वो अटल जी और आडवाणी जी वाली बीजेपी नहीं है, वो अमित शाह और मोदी जी वाली बीजेपी है। और ये ऐसी बीजेपी है जो लास्ट मोमेंट तक भी बड़े खेल कर सकती है। अब मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए कि अगर लास्ट मोमेंट तक बड़े खेल हो गए, बीजेपी के प्रवक्ता मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, तो हो सकता है कि सारे सियासी समीकरण। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहते हैं, समय की बेहद कमी है। अरुणेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और तपोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रत्नेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रत्नाकर जी माफ करिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी लास्ट मोमेंट पर भी बड़े खेल कर सकती है, और ऐसा कई राज्यों में देखने को भी मिला है। फिलहाल कर्नाटक में क्या होगा वो देखने वाली बात है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।